सुनने वालों को नारीवादी सलाम। द थर्ड आई प्रस्तुत करती है निरंतर रेडियो फेमिनिस्ट फिक्शन पर एक नई कहानी जिसका नाम है एक लड़की पांच दीवाने। मूल रूप में इसे राजकमल ने प्रकाशित किया है और इसके लेखक जाने माने व्यंगकार हरिशंकर परसाई हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में इसे लिखा था। बड़े बुजुर्गों को बहुत कहते सुना है कि घोर कलयुग है। आजकल शहरों की लंबी बिल्डिंग में कोई मर भी जाए तो उसके पड़ोसी को पता ना चले। वो भी क्या जमाना था जब घर में कोई छींक भी ले तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। सुनेंगे आप एक ऐसी ही हसीन और अजीब मोहल्ले की गपशप और अफवाहों के बीच में बसी एक कहानी। ये कहानी है उस लड़की की जिसे पढ़ाई या श्रम ने नहीं बल्कि 5 लड़कों की प्यार भरी नजरों ने समझदार बनाया। पर उसकी समझदारी के लिए ना वो 5 दीवाने तैयार थे, ना वो मोहल्ला जो पूरे तमाशे को बेसब्री से देख रहा था। तो आइए सुनिए सीमा दहिया की आवाज और अंदाज में एक लड़की 5 दीवाने। गोरकी की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। इस लड़की की कहानी लिखते मुझे वह कहानी याद आ गई। रोटी के एक पिंजरा नुमा कारखाने में 26 मजदूर सूअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है वे सब सीखचों से उसे देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है। वे उसे देवी जैसी पूजते हैं, अलग अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वह अपने उच्च वर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है सूअर कहीं के, और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं लिख रहा हूं वह बड़े आदमी की लड़की नहीं, गरीब मध्य वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पिता सरकारी नौकर है, पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए हैं। 5वें का शिलान्यास हो गया है। मरियल है, पूरा खाने को नहीं मिलता, शरीर में खून नहीं, हड्डी ही हड्डी है। बड़ी लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है। माँ तो लगातार प्रसूति ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज्यादा निगल लेती होगी। लड़की छरहरी है, सुंदरी है और गरीब की लड़की है। मोहल्ला ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वह समझने लगती है कि कहाँ घूरा जा रहा है। वह इन अंगों पर ध्यान देने लगती है। ब्लाउज को ऊंचा करने लगती है, नीचे कपड़ा रख लेती है, कटाक्ष का अभ्यास करने लगती है। पल्लू कब खसकाना है और कैसे खसकाना यह अभ्यास करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है, आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं। लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल 5 दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है क्योंकि वह मेहनत करता है। फिर परंपरा से कूचे की खाक छानता चला आ रहा है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है। छज्जे पर आकर देखने लगती है तो उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे ही लिए खड़ी है और मुझी को देख रही है। 5 दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं क्योंकि वे दिन में काम पर जाते हैं। दीवाना नंबर 1, इसे कुल 3-4 घंटे का काम है। माल यहां से वहां सप्लाई करके बरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है। प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की अलग और मुफलिस की अलग। इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा ली है। ट्रिम करवाता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रौबदार भी। यह दाढ़ी वाले के व्यक्तित्व और आंखों के भाव से मालूम हो जाता है। कुछ दाढ़ियां क्षमा याचना करती मालूम होती हैं।
इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर आंखों में भिखारीपन लेकर औरत का सामना करो तो वह आकर्षित हो जाती है। यह दाढ़ी और दीनता लिए कभी दुकान पर बैठकर छज्जा देखता रहता है या सामने की सड़क पर टहलता है। यह सही है कि कुछ औरतों को दाढ़ी पसंद होती है। मैंने सुना है कुछ औरतें पति की दाढ़ी को इतना पसंद करती हैं कि सुबह दाढ़ी में टूथपेस्ट लगाकर उसी से ब्रश कर लेती हैं। यह प्रेमी सिर्फ देखता है। वह छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है तो दाढ़ी वाला समझता है कि वह उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वह नहीं होता तो लड़की पानी भरने आती है। तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रखाता है। वह कहती है, बड़ी तकलीफ की तुमने भैया भैया भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है, कहीं ये राखी ना बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए। वह कहता है, बड़े भैया मैं तो फुर्सत में रहता हूँ, कुछ काम हो तो बता दिया करिए। दुकानदार उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने भेज देता है। सेठ ने बाहर का काम करने वाले नौकर को निकाल दिया है। दीवाना नंबर 2। ये 30 साल के लगभग है। गोरा और साधारणतः देखने में अच्छा है। इसे दूसरों से कुछ ज्यादा सुभीते भी हैं और कुछ असुविधाएं भी। सुभीता यह है कि वह रुपये उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वह चाहता है लड़की आए, कहता है तुम क्यों तकलीफ करते हो, बच्चों को भेज दिया करो। पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की माँ आ जाती है। असुविधा इस दीवाने को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वह उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहां ऊपर लकड़ी की जाली लगी है। लड़की उसे दिखती नहीं है। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया है। वह सामने की किताब की दुकान पर बैठता है 1-8 घंटे और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खरीद लाता है। इधर एक तरीका उसने और निकाला। सब्जी का ठेला वाला थोड़ी दूर पर, जहां रोज काफी सब्जी खरीदने वाले परिवार रहते हैं, खड़ा होता है। क्रॉकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहाँ भी खड़ा हो तो वो सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले से कहा, इधर भी खड़े रहा करो। उसने उम्मीद की कि भावताव को लेकर बात होगी। कभी उसके पास पैसे ना होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकारा कर दूंगा। ठेले वाले ने कहा, यहाँ भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं है क्यों नहीं, एक दो रोज देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई। उसने पूछा, आलू क्या भाव दिए? इतने में दीवाना क्रॉकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, ग्राहक खोना पड़ता है। ठेले वाले से कहा, ठीक भाव से देना, और लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा, 1 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ। क्रॉकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा, 1 किलो दे दे, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया। उसने 1 किलो तोल दिए, पर सब्जी वाले को रोज वहां रोकने के लिए इतनी खरीद काफी नहीं थी। क्रॉकरी वाले ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और खरीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज यहाँ खड़ा होगा और मेल जोल बढ़ेगा। पर प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है। पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। बात यह हुई कि जब क्रॉकरी वाला जवान दोपहर को सब्जी लेकर घर पहुंचा और उसके पिता ने सब्जी देखी तो डांटा, तुझसे किसने कहा था सब्जी ला, ये कचरा उठा लाया। बात यह है कि पिता रिटायर्ड बेकार आदमी है। वे सुबह झोला लेकर सब्जी बाजार चल देते हैं, 10 दुकानें देखते हैं और बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। नतीजा प्रेमी के लिए बुरा हुआ। दूसरे दिन से उसने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहां रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को सब्जी चाहिए तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से 1/4 किलो आलू खरीद लाती है। अब इस दीवाने को कुल इतना सहारा है कि सामने की किताब की दुकान पर बैठे, देखे और नजर बचाकर हल्का सा इशारा कर दे।
दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बनाए दे रहे हैं। भोली लड़की सुविधा की होती है, उसे पटाना आसान होता है, पर ये दीवाने उसे काइयां बना रहे हैं। ये इन्हीं के हित के विरुद्ध जा रहा है। अब वह लड़की आसान नहीं रही। दीवाना नंबर 3। यह सामने वाला हलवाई है। निहायत गंदी चड्डी और मैल से काली बनियान पहनकर भट्टी के सामने सवेरे बैठ जाता है। तो दोस्तों, आलू वाला समोसा तो आपने पक्का खाया होगा, लेकिन क्या आपने पास्ता समोसा, चॉकलेट समोसा? दाढ़ी खिचड़ी है और कई दिन बनाता नहीं है। दांत पीले हैं, नाक को नाक नहीं, आलू बंडा कहा जा सकता है। यह विकट दीवाना है। छज्जे की तरफ देखते हुए कढ़ाई में चमचा चलाता है। जलेबी जल भी जाती है। कभी कभी कच्चे कच्चे आलू बंडे निकाल लेता है। तेल खाली जलता रहता है और वह छज्जे पर लड़की को देखता रहता है। फिर उसे जलेबी दिखाकर अपने पीले दांतों से हंसता है। समझता है करीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी, पर वह नहीं आती। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी थी। कहने लगा, सब लोग बांट कर खाना। उसका मतलब था वह महबूबा भी खा ले, पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया। फिर उससे जलेबी लेगी तो पिट जाएगी। इधर यह दीवाना पीले दांत निकाले और नथुने फैलाए छज्जे की तरफ देख रहा था कि अब आई, अब आई, पर वो नहीं आई। तब दीवाना दुकान के इस कोने उस कोने खड़ा होकर देखने लगा कि भीतर ही दिख जाए। लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी। आखिर वह बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया। वह कृतार्थ हो गया। उस वक्त वह आकर कहती कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी, तो वह पंजा तल कर उसे खिला देता। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? 50 के ऊपर तो होगी। वह कहता है 30 से ऊपर नहीं है। 5 साल से भट्टी के सामने बैठ रहा हूं, इसलिए उम्र ज्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते अच्छे अच्छे घरों की मरती थी, 2-3 तो जलकर मर गई थी मेरे प्रेम में। दीवाना नंबर 4। ये एक खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है। पैसे वाले का लड़का है। चेन सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है। ये अक्सर शाम को आता है। इसका विश्वास है ट्यूबलाइट में आदमी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका आना किसी को पसंद नहीं, इसके अच्छे कपड़ों और चेन के कारण। पर तब लड़की चूल्हा फूंकती रहती है। आसपास के ट्यूबलाइट बेकार चले जाते हैं। एक दो बार वह लड़की छज्जे पर आकर पसीना पोंछने लगती है। यह दीवाना समझ जाता है कि चेन उसे दिख गई। यह सोने की चेन से बांधकर उसे खींचना चाहता है। यह प्रेमी बड़े जोर जोर से शेखियां बगाड़ता है, ठहाके लगाता है। वह सुन ले कि कोई मस्ताना उसके लिए बेताब है, पर लड़की तब भीतर चूल्हा फूंकती होती है। दीवाना वहां लोगों को चाय पिलाता है। वह देख ले मैं इतना उदार हूं, पर वह चूल्हा फूंकती है। जोर से कहता है, अरे हजारों रुपए फेंक दिए, यहाँ तो पैसे को मिट्टी समझते हैं। जरूरतमंद हो और मांगे तो 1000-2000 दे देते हैं और भूल जाते हैं। पर लड़की इसकी यह दैवी उदारता सुन नहीं पाती, क्योंकि रोटी बनाती होती है। इस दीवाने ने समय गलत चुना। इसे शाम के पहले, सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसलिए इसे ट्यूबलाइट में ही आना पड़ता है। यह भी किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है। वहां से रसोई बनाने का कोना दिख जाता है। फिर यह याद लिए हुए घर चला जाता है। दीवाना नंबर 5। इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूं कि यह 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा आदमी है, अकेले जिंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है। पर जब से उस लड़की पर इसकी नजर पड़ी है, यह बिल्कुल उसी का हो गया है। रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है। काम में मन नहीं लगता। लोगों से बात करता है तो या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक सामने रहने के कारण भीतर से भी उसे बैठकर या लेटे हुए देखता रहता है। यूं सेक्स यहां वहां जमाता रहा है। इसे हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। एक दोपहर को घबराया मेरे पास आया, कहने लगा,
मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया, मकान मालकिन गरीब है, उसने एक कमरा मुझे किराए पर दे रखा है। वह खुद एक से फंसी है। लड़की को मैंने पटा लिया था। एक लड़का भी है जो मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाला है। आज दोपहर को लड़की आ गई। माँ ऊपर सो रही थी। हम दोनों बिस्तरे में थे कि माँ आ गई। देखा तो चिल्लाई, अरे इसे क्या चकला घर समझ रखा है? भले आदमियों के मोहल्ले में ये कारनामे, मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो। मैं अभी मोहल्ले वाले को पुकारती हूँ और तुम्हारी बोटी बोटी करवाती हूँ। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा, लड़की से उसने क्या किया? कहने लगा, कुछ खास नहीं। एक हल्का सा चांटा मारा और कहा, चल हरामजादी ऊपर, लफंगों के चक्कर में फंसती है। मैं इस बदमाश को अभी पिटवाती हूँ। मैंने फौरन साइकिल उठाई और आपके पास भागा चला आ रहा हूँ। क्या करूँ? मेरा वहाँ सामान पड़ा है। एक पेटी में काफ़ी रुपया भी है। मैं लौटने में डरता हूँ। क्या सचमुच वह मुझे पिटवा देगी? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, पर मोहल्ले वालों को क्या मतलब? वे जानते हैं वह औरत एक से फंसी है। क्या वे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसी की बात मानेंगे। हंगामा करेंगे, तुम्हें पीटेंगे। ऐसे हंगामे मोहल्ले की नीरसता भंग करते हैं। महीने में एक आध लड़की भगाई ना जाए तो मोहल्ले के निवासी बहुत बोर होते हैं। वह काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने पूछा, आज या कल लड़की की माँ से तुम्हारी कुछ बात हुई थी? उसने कहा, हाँ, रात को और सवेरे मेरे पास बैठी रही, पैसे की तकलीफ बताती रही। कह रही थी, परसों मुन्ना की 50 रुपये परीक्षा फीस भरनी है, बड़ी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह भी वही चिंता बताती रही कि मुन्ना की फीस भरनी है। मैं मामला समझ गया। मैंने कहा, फौरन घर जाओ, बेटी से 50 रुपये निकालो, ऊपर उसके पास जाकर उसे रुपये दो और कहो, लो मुन्ना की फीस भर दो। जैसा तुम्हारा लड़का वैसा मेरा भाई। पैसा तो आता जाता रहता है, लड़के का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके सिवा कोई और रास्ता पिटने से बचने का नहीं है। यूं ही उन्हें पसीना आ रहा था। 50 की बात सुनकर उन्होंने पीने को पानी मांगा। कहने लगे, पर उसने पीटने वाले इकट्ठा कर रखे हो तो? मैंने कहा, मैं निश्चित कहता हूं उसने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा होगा। वह तुम्हारी राह देख रही होगी। वह बोले, 50 तो बहुत होते हैं, मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा, 50 दे दोगे तो पिटने से तो बचोगे ही, रात को वह तुम्हारा पूरा काम करवा देगी। इस तरह डेवड़ा काम हो जाएगा। वह बड़ी घबराहट में गए। दूसरे दिन मिले तो मैंने पूछा, पिटे तो नहीं? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा, उसने रुपये ले लिए? वह बोले, हाँ। कहने लगी कि अरे भैया, तुम तो घर के ही हो, मुसीबत में तुम काम नहीं आओगे तो कौन आएगा? मैंने पूछा, और रात को उसने पूरा काम तुम्हारा करवा दिया ना? वह बोले, हाँ करवा दिया, आपने ठीक ही कहा था, डेवड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, अब उस मकान को फौरन छोड़ो। ब्राह्मण, 500-600 रुपये कमाने वाला, देखने में अच्छा, फिर भी शादी ना हो, यह एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। एक समस्या तो यही है कि लड़की वालों के सामने कौन सिद्ध करे कि यह ब्राह्मण ही है? उसकी वंशावली कौन बताए? परिवार के कोई बुजुर्ग दिलचस्पी लेते दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले आते नहीं हैं, वह खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है। पर सुना है एक विशेषता है उसमें, वह लड़की की अपेक्षा उसकी माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है, दूसरी माँ उसे कुछ यूं ही समझने लगती है। कुछ लोगों ने समझाया कि माँ को जरूर खुश करो, पर उसे माँ समझ कर खुश करो। वह जवाब देता है, मैं क्या करूं, जिस परिवार में जाता हूं वहां माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती हैं। यह समस्या बड़ी टेढ़ी है। माँ पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहां माँ अनुकूल होने लगे वहां वह लड़की को काटती है। तेरा यहाँ क्या काम है, जाकर पढ़ती क्यों नहीं? माँ और बेटी दोनों पर एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए। लड़की से तो शादी भी करनी पड़ सकती है। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है। वह उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वह इसी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती काइयां बना दिया है और अपना ही नुकसान कर लिया है। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसे हो? प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराब प्रेमी है।
इतवार की एक शाम उसने उसे बुलाया। मिसिर जी आइए ना, यहीं बैठें। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अद्धा खोल लिया और चालू हो गया। मिसिर जी जब आधी से ज्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करना है। मिसिर जी ने झोंकते हुए कहा, मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा, तुम तो मेरे दामाद ही हो गए। दुनिया कुछ भी कहे सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिसिर जी जरा सुनिए तो। मिसिर जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकतावादी। यह सीधा खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है। 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, इसके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। मैं कभी कभी उनके पास बैठता हूँ। वे पीड़ित हैं, कहते हैं ये क्या चल रहा है मोहल्ले में, बड़ी खराब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे हमारी भी बदनामी हो रही है। वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंखें लड़ाते हैं और इशारे करते हैं। इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उनमें से 2 से तो साफ कह दिया है कि यहाँ ना बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा, तुम तो हो बुद्धू, मैंने देखा है कि वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वह तुमसे बहुत आकर्षित है, तुम एक आध बार उसकी तरफ देख तो लिया करो। उन्होंने कहा, फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हमारी वाइफ है। मैंने कहा, यार एकमात्र वाइफ से काम नहीं चलता, तुम बहुत अरसिक हो। ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां किताबें खरीदने आती हैं और तुम उनसे 5-10 पैसे कमीशन के लिए झिकझिक करते हो। कल ये जो पीएचडी वाली आई थी, कैसे प्रेम से बातें कर रही थी, कहती थी हम तो फर्स्ट ईयर से आपके पास आ रही हैं, कहीं और जाती ही नहीं है, और तुम उससे कहते थे 5 पैसे से ऊपर कमीशन हम नहीं देंगे। बेचारी कितनी निराश हुई। तुम्हें तो उसे किताबें यूं ही दे देना था कि लो ले जाओ पढ़ो। उनका जवाब था, जी हाँ, खूबसूरत औरतों को किताबें यूं ही देता जाऊं तो 3 बच्चे मैंने पैदा कर रखे हैं, उनका पालन क्या वह पीएचडी वाली करेगी। फिर वे नैतिकता, सदाचार, एक पत्नी व्रत और पतिव्रत धर्म की बातें करने लगे। फिर प्रेमी नंबर 5। इस प्रेमी की बात मैंने बीच में छोड़ दी थी। यह आदर्श प्रेमी है। जो होने वाले ससुर को पहले से ही दारू पिलाए वह आदर्श प्रेमी होता है, पर सुबह नशा उतरने के बाद वह यह जरूर सोचता होगा कि संभावित आदर्श दामाद शराब पीता है। रात को लगभग 1.5 पौवा पीकर जो गले लगाकर दामाद बना लेता है, वह सुबह यह कहकर टरका जाता है कि ड्यूटी पर जाना है, टाइम हो रहा है। दिन में उससे पक्की बात ही नहीं होती। घर में जाने का सिलसिला ही शुरू नहीं हो रहा। लड़की की माँ चतुर है, वह सब समझ रही है। एक दिन लड़की के घर में आटा नहीं था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। माँ ने छोटी लड़की को प्रेमी के पास भेजा। बोली, सामने वाले बाबूजी से कहना कि हमें थोड़ा आटा दे दें, हमारे घर आने पर लौटा देंगे। लड़की गई। प्रेमी प्रेम में सिर से पांव तक डूबा है। कहता है मैं उसके लिए प्राण भी दे सकता हूँ। प्रेमिका भूखी बैठी है। प्रेमी ने झट से लगभग 2 किलो आटा लड़की को दे दिया, मगर उसके जाने के बाद डायरी निकालकर उसके नाम 2 किलो आटा और उसकी कीमत लिख ली। मुझे ऐसे आदर्श प्रेमी बड़े अच्छे लगते हैं, जो प्राण देने को तैयार हैं मगर भूखी प्रेमिका का जो आटा देते हैं उसकी कीमत उसके खाते में लिख लेते हैं। प्राण की कोई कीमत है? बाजार में कौन खरीदता है प्राण? आटा फिर भी 1 किलो 1.5 रुपए का होता है। हिसाब प्रेम में जरूरी होता है। कहीं प्रेम में फल नहीं आए या शादी ना हुई तो कम से कम हिसाब तो रिकॉर्ड में रहेगा। लड़की कभी दाल भी ले जाती है और प्रेमी उसकी कीमत प्रेमिका के खाते में डाल लेता है। मिसिर जी कहते हैं, तिवारी जी एरियर्स मिलने वाले हैं, मिलते ही सब चुकता कर दूंगा। पर प्रेमी सोचता है, आटा दाल और नकद के एरियर्स छोड़ो, प्रेम के जो एरियर्स हो गए हैं वे तो जल्दी चुक जाएं। आखिर एक दिन छोटी लड़की ने सुबह आकर कहा, भैया अम्मा ने कहा है कि भोजन दोपहर को हमारे यहाँ करना। प्रेमी थोड़ी देर तो सन्न बैठा रहा।
फिर विचलित हुआ। आखिर घर में जाने का सिलसिला बंधा। दोपहर के खाने को 3 घंटे थे। इतना समय कैसे कटे? क्या सिनेमा का मटीनी शो देखाएं? खुशी से अर्ध विक्षिप्त हो गया। मन को लगाए रखने के लिए सामान संभालने लगा, उसमें भी मन नहीं लगा। सड़क पर निकल पड़ा, चौराहे तक गया, बगल की दुकान में पान खाया, लौटा तो फिर पान खाया, फिर दूसरे चौराहे तक गया, इस बार इधर के पान वाले से पान खाया, फिर दूसरे चौराहे की तरफ गया और फिर पान खाया। पान वालों ने कहा, आज तिवारी जी 15-15 मिनट में पान खा रहे हैं, क्या बात है। वह दोनों चौराहों तक 6 बार जा चुका था और 24 पान खा चुका था। पता नहीं पानों का हिसाब उसने प्रेमिका के खाते में लिखा या नहीं। फिर थक कर बैठ गया और बच्चन के गीत पढ़ने लगा। आज न सोऊंगा न सोने दूंगा तुमको हे मन भीने, कई बार गाया। फिर स्नान किया, झकझक धोती और कुर्ता पहना, चेहरे पर स्नो लगाया और बिना आसपास देखे चोर की तरह सीढ़ियां चढ़ गया। बड़े प्रेम से उन लोगों ने खाना खिलाया। खाने के बाद लड़की की माँ ने कहा, भैया काहे को हाथ से रोटी बनाते हो, यहीं खा लिया करो। सुनकर प्रेमी को थोड़ी देर तो होश नहीं रहा। फिर होश में आया तो बोला, आप लोगों की इच्छा है तो खा लिया करूँगा, पर आप लोगों के भी खर्चे लगे हैं, आपको 60 रुपये हर महीने लेने पड़ेंगे। माँ ने कहा, आपस में पैसे की क्या बात है, आप तो शाम से ही खाना शुरू कर दो। 6-7 आदमी का खाना वैसे ही बनता है, दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दो और सब्जी में भी तो सिर्फ 4-5 रोटियों की ही ज़रूरत तो है। 60 रुपये गरीब परिवार को बहुत मदद है। शाम को प्रेमी खाने गए तो पहले 60 रुपये माँ के हाथ में रखे। इधर बाकी दीवानों की दुनिया में तहलका मच गया। साले ने वहां रोटी खाना शुरू कर दिया, इसे पीट कर मोहल्ले से भगाना पड़ेगा। पहले खाना माँ और छोटी लड़की परोसती थी, फिर बड़ी परोसने लगी। वह खाना कम और हाव भाव ज़्यादा परोसती थी। सब दीवानों ने मिलकर सीधी लड़की को चतुर बना दिया है। 15-20 दिन बाद एक दोस्त ने कहा, तिवारी जी कुछ दुबले लग रहे हो, भोजन तो वहाँ अच्छा मिलता है ना। प्रेमी ने कहा, भोजन तो अच्छा मिलता है पर ज़रा भूख ही कम हो गई है। मित्र ने कहा, हाँ भावातिरेक में खाया नहीं जाता। प्रेमी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। मित्र ने कहा, कुछ संकेत से आइडिया देती है। प्रेमी ने कहा, हाँ माँ की नज़र बचाकर पल्ला लापरवाही से खिसकाकर ऊपर की चीज क्षण भर को दिखा देती है। मित्र सच्चा है, प्रेमी से सहानुभूति है, चाहता है इसकी शादी उससे हो ही जाए, पर माँ बाप जांच रहे हैं, भरोसा कर लेना चाहते हैं। इधर प्रेमी ने उस ऊपर वाली चीज को क्षण भर कभी दिखा देने के उपलक्ष्य में 60 रुपये के 70 रुपये कर दिए। 3 महीने भोजन का सिलसिला चला, फिर एक दिन वह बंद हो गया। मित्र ने पूछा तो बोले, वहाँ अब खाना नहीं खाऊंगा, होटल में खाऊंगा। फिर उसने हिसाब की किताब निकाली और दाल चावल नकद का टोटल करके बोला, 250 रुपये खर्च हो गए, अब तो चाहे जो हो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे भूखा मर जाऊं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। दोस्त ने पूछा, क्या वह भागने को तैयार है और कानूनी हिसाब से बालिग हो गई है? प्रेमी ने कहा, भागेगी क्यों नहीं, ज़रूर भागेगी, बालिग फालिग की मैं परवाह नहीं करता, मैं उसके लिए जेल जा सकता हूँ, प्राण दे सकता हूँ। फिर उसने हिसाब की कॉपी देखी और कहा, 250 रुपये चले गए। दोस्त ने पूछा, पर संबंध खराब कैसे हो गए? प्रेमी ने कहा, अरे वे आदमी और औरत ऐसे ही हैं। दोस्त ने अंदाज लगाया कि इसकी तुनक मिजाजी के कारण शायद संबंध बिगड़े हों या यह उतावली में कुछ आगे बढ़ने लगा हो। प्रेमी अब उस घर की तरफ देखता नहीं है। बाकी दीवाने रिमार्क करते हैं उसे सुनाकर, कट गई पत्ती कट गई। एक दिन प्रेमी अपने दोस्त से कहने लगा, लड़की के माँ बाप अब मुझसे डरने लगे हैं, जानते हैं कि लड़की मुझ पर मोहित है, कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं, उसे लेकर भाग ना जाऊं। दोस्त ने कहा, लड़की पहले चाहे जो कहे, अक्सर भागने के वक्त पीछे हट जाती है, कहती है हृदय से तो मैं तुम्हारी हूं और हमेशा रहूंगी। लड़कियों को ये मुहावरे रटे रहते हैं। प्रेमी ने कहा, वह ऐसी नहीं है, साहसी है, इसी वक्त उसे घर से निकाल सकते हैं। दोस्त ने सलाह दी, पुराने ख्यालात के आदमी हैं, घर से किसी बुजुर्ग को बुला लो, वो बाकायदा संबंध की बात कर लेंगे। बुजुर्गों की ऐसी की तैसी,
जब सालों ने इस उम्र तक परवाह नहीं की तो अब मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। जो करना होगा मैं करूंगा। मैं क्रांतिकारी आदमी हूं। लड़की। गरीब आदमी की है, घर का सब काम करती है, रोटी बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना। सीधी भोली लड़की। थोड़ी देर पढ़ने चली जाती थी। अभी अभी उसने किसी तरह मैट्रिक पास किया है। उसे लगता था वही उसकी जिंदगी है, पर दीवानों ने अपनी हरकतों से उसे भान करा दिया कि उसके पास रोटी बनाने, कपड़े धोने और घर साफ करने के सिवा कुछ और भी है जो घर के नहीं, बाहर वालों के काम का है। यूं उम्र पाकर हर लड़की को यह बोध हो ही जाता है, पर इसे थोड़ा पहले ही दीवानों ने करा दिया। इसलिए वह छज्जे पर बार बार आकर घर के दमघोंट वातावरण से मुक्ति पाती रही और लगातार समझती रही कि वह क्या है जो घर के नहीं, बाहर के काम का है। 17 साल तक पहुंचते पहुंचते वह समझ गई कि गरीबी के कारण उसकी शादी होना कठिन है। उसका दम यहीं घुट जाएगा या किसी ऐसे के गले मर दी जाएगी जहां वह यहां से भी ज्यादा घुटे। वह सोचने लगी कि प्रेमी नंबर 5 से ही शादी हो जाए तो ठीक हो। बाकी दीवानों को वह जानने लगी थी। शादी करने का इच्छुक वही सिर्फ दीवाना नंबर 5 था। 18 पार कर रही थी। चाहती थी कि सस्ती मैली साड़ी, हल्के ब्लाउज और खोपरे के तेल संवारे बाल किसी को गंभीरता से अच्छे लगे। प्रेमी नंबर 5 उसकी इस सादी सुंदरता पर मुग्ध होता तो उसे अच्छा लगता कि गरीबी और भुखमरी के बाद भी उसमें कुछ है जो इसे अच्छा लगता है। मगर लड़की को दीवानों ने खुद ही चतुर बना दिया था। 3 महीने घर में वह भोजन करने आता तो माँ बाप तो उसे जांचते ही थे, लड़की भी जांच रही थी। सबको यह विश्वास हो गया था कि इसे दहेज वगैरह की चाह नहीं है, शादी सस्ते में निपट जाएगी। पर सबको 3 महीने के अनुभव से यह समझ में आ गया था कि यह आदमी तुनक मिजाज, अस्थिर और कुछ भी कर उठने वाला है। ये बारात में से भी लौट जा सकता है। वे उसके प्रति ठंडे होने लगे, पर लड़की उष्णता का एहसास उसे देती रही। यह उष्णता जो वापस लौटे उसकी भी जरूरत थी। लड़की को फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह कहीं जाए। 4-5 मकान आगे एक परिवार रहता है। गृह मालकिन अच्छी है, उसे वह मौसी कहती है। लड़की कभी कभी मौसी के घर जाती है, 1-2 घंटे बैठती है, उसे वहां अच्छा लगता है। मौसी भी उसे चाहती है। सोचती है कैसी सुंदर लड़की, सुशील और भली, पर गरीबी तेरा बुरा हो, इसकी शादी नहीं हो रही है। जिस घर में भी पहुंच जाएगी उजाला कर देगी। नैतिकतावादी पुस्तक विक्रेता कहता है, हम तो जानते थे एक दिन ऐसा होगा। हम तो जानते थे। मोहल्ले के लोग कहते हैं, जो छज्जे पर खड़ी मर्दों को देखती रहती है वह ऐसा ही तो करेगी। कुछ कहते हैं ठीक ही हुआ। दीवाने कहते हैं साली छिनाल निकल गई। औरतें कहती हैं किसे पता था ये लड़की ऐसा करेगी। क्या हुआ, पेट बढ़ गया, गर्भ गिरा दिया गया? नहीं। एक दिन लड़की ने माँ से कहा, माँ मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट पेटी से निकाल दे, लड़कियों के स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। माँ खुश हुई। 100-125 और घर में आएंगे। लड़की ने सर्टिफिकेट लिया। फिर वह एकाएक हलवाई के पास गई और बोली, चाचा जी आज तो जलेबी खाएंगे। चाचा जी सुनकर हलवाई खिन्न तो हुआ, पर पीले दांत निकाल कर कहा, जितनी चाहो खाओ, तुम्हारी ही तो दुकान है। उसने एक पूड़े में जलेबी बांध दी। लड़की घर ले आई। माँ ने कहा, ये क्यों ले आई? लड़की ने कहा, माँ आज मुझे नौकरी मिलेगी ना, उसी खुशी में। फिर दाढ़ी वाले प्रेमी को 2 बाल्टियां देकर कहा, भैया जरा ये भरकर ऊपर रख देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्रॉकरी वाले से कहा, मैं जरा एक काम से जा रही हूँ, भैया जरा 1 किलो आलू ऊपर भिजवा देना, अभी लौटकर पैसे दे दूंगी। फिर प्रेमी नंबर 5 के पास गई और बोली, मुझे 50 रुपए फौरन दे दो, बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रेमी गदगद हो गया। पहली बार घर आई थी। उसने 50 रुपए फौरन दिए और उसका हाथ पकड़कर भीतर खींचते हुए बोला, एक बार तो पास आ जाओ। लड़की ने कहा, नहीं, ये रुपये मैं माँ को देकर जल्दी आती हूँ, कहीं मत जाना। वह घर गई। प्रेमी नंबर 5 के दिए हुए साड़ी ब्लाउज पहने। माँ से कहा,
मौसी के घर जा रही हूँ, मौसिया जी के मार्फत ही नौकरी लगने वाली है। मौसी का परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली। उन लोगों ने एक लड़का तय कर रखा था। माँ विधवा थी, लड़का बैंक में काम करता था। लड़की उसे पसंद थी, दिन तय कर रखा था। मैट्रिक का सर्टिफिकेट वह उम्र के सबूत के लिए ले गई थी। वैदिक रीति से विवाह घंटे भर में हो गया। 4 घंटे बाद लड़की लौटी तो बढ़िया साड़ी और गहने पहनी थी। पीछे 2 रिक्शों में सामान था। लड़की के साथ लड़का बैठा था। सास ससुर के पांव छूने आया था। वे दोनों ऊपर गए। पिता ड्यूटी पर था। उसने लड़की की माँ के पांव पर सिर रखा। अचरज यह है कि माँ को अचरज नहीं हुआ। लड़का लौट गया। विदाई बाद में होने की थी। लड़की छज्जे पर आई। इतना लंबा चौड़ा और गहरा सिंदूर मांग में भरा था कि मील भर से दिखता था। घर के सामने भीड़ सी लग गई। राहगीर पूछते, क्या बात है, कोई मौत हो गई क्या? दूसरे राहगीर ने कहा, हाँ लगता है कोई मौत हो गई है। तभी मोहल्ले के एक मस्खरे ने कहा, एक नहीं 4-5 मौतें हो गई हैं। इस कहानी को एडिट और प्रोड्यूस किया है मैंने, यानी कि जूही जोतवानी ने। इसे आवाज़ दी है सीमा दहिया ने। फीडबैक और हौसला अफजाई में साथ रहा है माधुरी अडवाणी, शबानी हसनवालिया और दीप्ता भोग का। इसके फीचर्ड आर्टवर्क के पीछे हैं शिराज हुसैन। इस कहानी को अंग्रेज़ी में ऑनलाइन प्रकाशित किया है बाइलिंगुअल विंडो, यानी कि द्विभाषी खिड़की ने, जिसमें अंग्रेज़ी अनुवादक हैं सोनाक्षी श्रीवास्तव। बाइलिंगुअल विंडो की वेबसाइट पर आप और अनुवादित हिंदी और अंग्रेज़ी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इस स्टोरी की आवाज़ पहले थे शिवम रस्तोगी, जिनको उनके समय और लगन के लिए शुक्रिया करती हूँ। ये कहानी हिस्सा है द थर्ड आई के मज़ा और ख़तरा, यानी कि प्लेजर एंड डेंजर एडिशन का, जिसमें हम यौनिकता को नारीवादी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस संस्करण की और मज़ेदार यौनिकता, चाहत और जेंडर से जुड़ी कहानियों को पढ़ने, सुनने और देखने के लिए आप जा सकते हैं बायो में दिए गए हुए लिंक पर। निरंतर रेडियो फेमिनिस्ट फिक्शन से जुड़े रहें, जहां हम आपके पास जल्द लाएंगे नारीवादी साहित्य की एक और रोमांचक कहानी।